नमस्ते, दिस साइड भारती भावना कौशिक। आरआरबी 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें लगभग 13,000 पोस्ट आई है। और 13,000 पोस्ट की बात करें तो इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ पोस्ट है और इन पोस्ट के हिसाब से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी वेरी कर रही है। तो आइए देखते हैं कि कौन है जो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा रहेगा और क्या अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट अलग अलग हैं तो क्या उनके हिसाब से पेपर के पैटर्न में कोई डिफरेंसेस हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है आपका अगस्त 31 को ऑलरेडी आ चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी 1 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 21 सितंबर है, तो देर नहीं होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 2nd और 3rd को हमने 3 लेवल पे बायोफिकेट किया है। तो यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस रहेंगी। असिस्टेंट की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस एज अ कोर एंड ऑफिसर स्केल 2 और 3 की बात करें तो यहाँ पे सिंगल डे एग्ज़ाम रहेगा और साथ में ही इंटरव्यू। तो चलिए देखते हैं इसमें वैकेंसीज पोस्ट के हिसाब से कौन कितनी आई है। ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ टास्क के लिए जो काम करेंगे वो है 7,972। उसके बाद स्केल 1 अगर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करें तो ये है 3,907। वही स्केल 2 जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर, लॉ, सीए, आईटी, जनरल बैंकिंग, मार्केटिंग ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, इनकी डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट आई है। साथ में ही स्केल 3 की बात करें तो 199। अब टोटल बात करें तो 13,217 टोटल पोस्ट इस साल आई है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम तैयारी पे थोड़ा सा जोर लगाए तो हम इस साल सिलेक्शन ले सकते हैं, है ना। चलिए, तो IBPS RRB सैलरी के बारे में बात करते हैं क्योंकि यही तो एक मेजर मोटिवेशन है जिसके लिए हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो ये इसकी सैलरी लगभग शुरू होती है 60,000 से। स्केल 2 75,000, स्केल 3 मोर देन 80,000 और ऑफिसर जो हमारे असिस्टेंट लेवल पे लगते हैं जो मल्टीपर्पज़ टास्क के लिए रहेंगे क्योंकि इनका एज भी काफ़ी छोटा रहता है। अभी हम बात करेंगे एज, जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उससे पहले डिस्कस करते हैं। इनकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 35,000 से। देखिए, इसमें कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो नेपाल और भूटान का भी है तो भी वो इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकता है। साथ ही अगर वो तिब्बतन रेफ्यूजी है जो 1962 के बाद हमारे इंडिया में आके सेटल हो गया है तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। और जो अगर कंट्रीज़ की बात करें जो माइग्रेटेड हैं हमारी कंट्रीज से, हमारी कंट्री में जैसे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, आपका ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ लाइक केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, इन सारी कंट्रीज़ और भी जैसे ज़ाम्बिया, मालवी, इथोपिया, वियतनाम, अगर वो हमारे देश में अब आके रहने लग गए हैं, उनके पास हमारे देश की नागरिकता है, सिटीजनशिप है, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। अब देखते हैं आपके एलिजिबिलिटी हम एज़ पर द एज। अब इसमें ग्रुप बी जैसे मैंने आपको बताया था जो कि मल्टीपर्पज़ टास्क असिस्टेंट के लिए लगेंगे, वहाँ पे एज है आपकी 18 से लेकर 28 तक। यानी अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 सितंबर 1997 से बाद का होना चाहिए और 1 सितंबर 2007 के से पहले का होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 जो कि असिस्टेंट मैनेजर होते हैं उनके लिए देख लेते हैं। इनकी भी एज आपकी 18 से लेकर 18, मिनिमम 18 और आपकी मैक्सिमम इनकी 30 होनी चाहिए। वहीं पे आप देख पा रहे हैं कि जो मल्टीपर्पज़ के लिए उनकी जो मिनिमम जो एज है वो 18 और मैक्सिमम 28 होती है। यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो 2 सितंबर 1995 से पहले उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। वहीं आपका जो लेटर देन 1 सितंबर 2007। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें जो मैनेजर की पोस्ट पे जाते हैं उनके लिए कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल। ये सारी जो कैटेगरी है वो भी हम जनरल वालों के लिए बात कर रहे हैं। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कैंडिडेट जो 2 सितंबर 1993 से पहले ना हो और 1 सितंबर 2004 के बाद का ना हो, इस एग्ज़ाम के लिए वो अपेयर हो सकता है। वहीं ऑफिसर स्केल की बात करें सीनियर मैनेजर पे, इनकी पोस्ट रहती है, इनका जो एज है वो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 जनरल वालों के लिए। तो जो कैंडिडेट है वो 2 सितंबर 1985 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 सितंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब हम कैटेगरी वाइज थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। अगर वो SC कास्ट के हैं, SC ST ट्राइब के हैं, तो वो हमारे 5 ईयर्स तक की उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर्स के होंगे उनको 3 ईयर्स का होगा। वहीं अगर हमारे पर्सन विद एनी काइंड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी उनको कम से कम लगभग 10 साल की
एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। वहीं जो मेरे हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, जितने साल उन्होंने अपनी सर्विस में दिए हैं वो प्लस 3 ईयर्स एक्स्ट्रा उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं बात करें जो कि हमारे एक्स सर्विसमैन जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी जो हमारी पोस्ट ऑफिसर लेवल के लिए है, कम से कम उनके लिए उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं विडो, डाइवोर्स या जो सेपरेटेड वुमेन है, उनके लिए लगभग 35 साल जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 38 और जो SC ST हैं उनके लिए लगभग 40 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी गई है। अब करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि आपने देखा था कि हम बात कर रहे थे कि कुछ पोस्ट हैं जो लॉ, CA अगर इस पर्टिकुलर अलग अलग फील्ड से हैं तो उनके पास वो पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ में होंगे, उनके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कम से कम होनी चाहिए और उनके पास लोकल लैंग्वेज में उनकी प्रोफिशिएंसी हो, साथ में ही उनको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ऑफिसर स्किल 1 की बात करें, जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे जाएंगे, कम से कम उनके पास डिग्री हो। डिग्री के साथ साथ अगर उनके पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, IT फील्ड, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, ये सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से उनकी जो डिग्री है वो हो, तो कहीं ना कहीं उनको एक पर्टिकुलर उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। वही बात करें जो स्केल 2 है, जिसमें हम लोग ऑफिसर जो मैनेजर की पोस्ट पे जाते हैं, वहाँ पे कम से कम आपका बैचलर डिग्री में 50% तो होना ही चाहिए। यहाँ पे आपके लिए कोई भी परसेंटेज मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन यहाँ के लिए 50% कम से कम हो और उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास जितने भी हमने टॉपिक अभी भी डिस्कस किए, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अगर आप इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है। साथ में ही बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मैनेजर की पोस्ट पे हैं और अगर आप कोई स्पेसिफिकली स्पेशल जो हमारे फोर्स जो ऑफिसर जो थे, जो सेकंड लेयर में आ रहे थे, उनमें कम से कम 2 साल का आपके पास बैंकिंग या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। ऑफिसर स्किल सेकेंड की बात करें, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, तो स्पेशलिस्ट हैं तो डेफिनेटली वो उसी एरिया में काम करेंगे, तो उसी एरिया के लिए उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए, साथ में ही उनके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। जो भी IT फील्ड के हैं, उनका कंप्यूटर साइंस, IT में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में उनकी डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का कम से कम रेलेवेंट उनके पास एक्सपीरियंस हो। जो हमारे CA हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से, मतलब पहले तो वो चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया जो हमारा है उससे सर्टिफाइड हो, साथ में ही 1 साल का उन्होंने CA का जो भी उनका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। लॉ ऑफिसर की बात करें तो किसी भी हमारे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उनका जो LLB है उसकी 50% एग्रीगेट हो, साथ में ही 2 साल का 2 years as an advocate or should have worked as a law officer in a bank or financial institution for a period of not less than 2 years। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कोई ना कोई फाइनेंशियल आपके इंस्टीट्यूशन में एज अ लॉ ऑफिसर आपने जॉब की हो। साथ में ही ट्रेजरी मैनेजर की बात करें, चार्टर्ड अकाउंट और MBA इन फाइनेंस फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में रहे और उसी फील्ड का उनका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो। सेम फॉर द मार्केटिंग ऑफिसर, जिन्होंने MBA कर रखी होगी वो भी मार्केटिंग में, और उनके पास भी 1 साल का एक्सपीरियंस हो। वहीं एग्रीकल्चर की बात करें तो कम से कम 2 साल का उनको उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपका ऑफिसर स्केल 3 के बारे में, जिसमें बात होती है सीनियर मैनेजर की। तो सीनियर मैनेजर है तो कम से कम वही आपका जो बैचलर डिग्री है, कम से कम 50% उसकी एग्रीगेट हो। साथ में ही अगर उन्होंने कोई भी अलग से डिप्लोमा कर रखा है, जैसे कि फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे जितने भी आपने सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ में ही कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया है तो। अब एग्ज़ाम के साथ साथ आपने देखा कि हर एक पोस्ट के साथ लेवल अलग हैं, तो उनके एग्ज़ाम की तैयारी भी अलग से होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले असिस्टेंट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पैटर्न को। तो जो हमारा प्री एग्ज़ाम होता है वो आपका टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। उसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे जो कि रीजनल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा, लेकिन ये जो टाइम है इसमें 45 मिनट्स में आपको ये पूरा करना पड़ेगा। मेंस एग्ज़ाम की बात करें, इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस,
पेपर, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पेपर और न्यूमेरिकल एबिलिटी देखी जाती है। सभी सेक्शन में से 40-40 क्वेश्चंस आते हैं। 200 नंबर टोटल, तो 200 नंबर के टोटल क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स भी 200 रहेंगे, लेकिन इसका ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का। वहाँ बात करते हैं आपका जो ऑफिसर ग्रेड की हम बात कर रहे थे, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, दोनों से 40-40 क्वेश्चंस हैं। मार्क्स भी आपके टोटल 80 है, ये भी आपको 45 मिनट्स में पूरा करना है। इसका सेक्शन देख लीजिए, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, लेकिन आपका क्वेश्चन से नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। ये भी हमें 2 आवर्स में कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे ऑफिसर स्किल 1, 2, 3 और जो मल्टीपर्पज जो हमने असिस्टेंट की बात करी थी, उसके लिए अगर आप ये एग्ज़ाम जो एप्लीकेशन अगर आप फ़ी हम तो जो देख रहे हैं, SC ST और हमारे जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए 175 रहेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए इट इज़ 850। दोनों लेवल पे सेम ही आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। अब तो आज हमने बात करी एग्ज़ाम की सिलेबस के बारे में, पोस्ट टू पोस्ट जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज है उसके बारे में। सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ हर्डल इनटू दिस, सो यू कैन रीच आउट टू अस। स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल के साथ आप हम तक पहुंच सकते हैं। जय हिंद।